तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 को। सीजन 1 और सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीजन 3 की शुरुआत होती है 1984 में रशिया में दो साइंटिस्ट की एक बड़ी तोप जैसी मशीन चालू करते हुए। कुछ सरकारी ऑफिसर वहां पर खड़े होते हैं। मशीन एक दीवार पर बिजली की तेज बीम छोड़ती है जिससे एक रहस्यमय गेट खुलने लगता है, लेकिन अचानक मशीन खराब हो जाती है और जोर से फट जाती है, जिससे के पास खड़े दोनों साइंटिस्ट पिघल जाते हैं। जो जनरल वहां पर होता है वो गुस्से में एक ताकतवर आदमी को हुक्म देता है कि वो लीड साइंटिस्ट को मार डाले। फिर जनरल एक दूसरे साइंटिस्ट से रशियन भाषा में कहता है कि मशीन को 1 साल में पूरा करो। उसके बाद जनरल और बड़ा आदमी हेलीकॉप्टर से वहां से चले जाते हैं और पता चलता है ये सीक्रेट लैब रशिया में है। अब 28 जून 1985 को 11 और माइक अपने कमरे में किस कर रहे होते हैं। तभी हॉपर गुस्से में कमरे में आता है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ नहीं था। माइक अगले दिन मिलने का बोलकर साइकिल से चला जाता है और लूकस, मैक्स और विल से स्टार कोर्ट मॉल में मिलता है। वहाँ स्कूप सहोय नाम के आइसक्रीम शॉप में स्टीव काम करता था। स्टीव उन्हें चोरी से मूवी थिएटर में घुसा देता है ताकि वो लोग डे ऑफ द डेड मूवी देख सकें। तभी पूरे मॉल और शहर में बिजली चली जाती है। उसी वक्त एक पुरानी स्टील मिल में हवा में धूल घूमने लगती है और एक काले बादल जैसा बन जाता है जो चूहों के पीछे भागता है। बिजली वापस आती है और विल को अपने गले में अजीब सनसनी महसूस होती है। ये माइंड फ्लेयर के आने का इशारा हो सकता है। माइक पूछता है क्या वो ठीक है। विल कहता है हाँ। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन एक साथ सोकर उठते हैं और देखते हैं कि बिजली जाने की वजह से अलार्म बंद हो गया था और वो लोग अपने काम के लिए लेट हो गए। जॉयस फिर से फ्रिज से बहुत सारे मैग्नेट्स गिरते हुए देखती है और बॉब का एक पुराना ड्राइंग मिलता है जिसे वो ध्यान से देखकर वापस टांग देती है। डस्टिन 1 महीने से साइंस कैंप से वापस आता है लेकिन उसे कोई लेने नहीं आता। फिर 11 अपने पावर से उसके खिलौने हिलाती है और वो सब लिविंग रूम में डस्टिन को सरप्राइज देते हैं। डर के मारे डस्टिन लूकस की आंख में हेयर स्प्रे मार देता है। हॉकिंस के पूल में कैरन और बाकी औरतें बिली को घूरते रहती हैं जो अब वहां का लाइफ गार्ड है। थोड़ी देर में बिली कैरन के साथ फ्लर्ट करता है और कैरन भी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। हॉपर जॉयस से उसकी दुकान पर मिलने जाता है और कंप्लेंट करता है कि माइक हमेशा 11 के साथ ही रहता है। जॉयस कहती है कि गुस्सा करने के बजाय उसे थोड़ा आराम से बात करनी चाहिए। नैन्सी द हॉकिंस पोस्ट में लड़कों के लिए खाना लाती है और कहती है कि मॉल की वजह से छोटे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सब उसकी बात पर हंसते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। डस्टिन अपने कैंप की इन्वेंशन सेरिब्रो दिखाता है जो एक रेडियो टावर है जिससे वो अपनी नई गर्लफ्रेंड सूजी से बात करना चाहता है। सब लोग एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर रेडियो सेट करते हैं। स्टीव जो कॉलेज में नहीं जा पाया इसीलिए आइसक्रीम की दुकान में काम करता है और लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। और उसकी साथी रॉबिन जितने बार भी स्टीव फेल होता है उसकी गिनती बोर्ड पर लिखते रहती है। शाम को हॉपर माइक और 11 के लिए एक इमोशनल स्पीच लिखता है और जॉयस से मदद लेता है। फिर वो जॉयस को डिनर पर चलने के लिए पूछता है लेकिन जॉयस मना कर देती है। बच्चे पहाड़ी पर रेडियो टावर लगाते हैं। माइक और 11 जल्दी चले जाते हैं लेकिन बाकियों को पता चलता है कि माइक झूठ बोल रहा है, वो तो बस 11 के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। विल को फिर से गले में कुछ अजीब महसूस होता है और बहुत सारे चूहे वहां से दौड़ते हुए स्टील मिल की तरफ भागते हैं। नीचे बेसमेंट में चूहे हिलने लगते हैं और अचानक सभी फट जाते हैं। पूल में कैरन तैरती है और बिली उसे एक होटल में प्राइवेट स्विमिंग लेसन्स के लिए बुलाता है। कैरन हाँ कह देती है लेकिन बाद में अपने पति और अपने बेटी को देखकर सोचती है कि ये गलत है और बिली के पास नहीं जाती। उस रात जॉयस अकेले खाना खाते हुए चीयर्स शो देखती है और बॉब की यादों में खो जाती है। फिर से फ्रिज से सारे मैग्नेट गिर जाते हैं। नैन्सी ऑफिस में देर तक काम करती है और उसे एक बूढ़ी औरत डोरिस ड्रिस्कॉल का फोन आता है जो कहती है कि उसके घर में चूहे और बीमारी फैल रही है। वहीं दूसरी तरफ 11 और माइक फिर से कमरे में किस कर रहे होते हैं। तभी हॉपर दरवाजा खटखटाता है। वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। हॉपर अपनी स्पीच पढ़ता है लेकिन माइक मजाक उड़ाता है। हॉपर गुस्से में झूठ बोलता है कि माइक की दादी बीमार है और उसे घर छोड़ने के लिए ले जाता है। गाड़ी में हॉपर असली गुस्से में माइक को धमकाता है कि अगर वो 11 को डेट करना चाहता है तो इज्जत से पेश आए। बाद में डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को रेडियो पर कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लूकस और मैक्स उसका मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि डस्टिन की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। सब चले जाते हैं लेकिन तभी रेडियो पर कोई रशियन भाषा में सीक्रेट मैसेज देने लगता है। मैसेज होता है द सिल्वर कैट फीड्स व्हेन ब्लू मीट्स येलो इन द वेस्ट। और इसी समय वो रशियन साइंटिस्ट एक
सीक्रेट बेस में चल रहा होता है जहाँ ये मैसेज भेजा जा रहा था। उसका साथी एक बड़ी मशीन की तरफ देखता है और कहता है ये बहुत शानदार है। हॉकिंस में कैरन एक होटल के लिए तैयार हो रही होती है, अपनी शादी की अंगूठी उतारती है और अपने सोए हुए पति और बेटी को देखती है, फिर पछता कर नहीं जाती। दूसरी तरफ बिली होटल जाते समय अपनी कार में तैयारी कर रहा होता है कि अचानक उसकी विंड शील्ड पर कुछ गिरता है और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो बाहर निकलता है तो कार पर कुछ अजीब चिपचिपा सा लगा होता है। तभी एक मांस जैसा टेंटाकल उसके पैर को लपेट लेता है और उसे चिल्लाते हुए स्टील मिल के बेसमेंट में खींच लेता है। बिली ब्रिमबॉर्न स्टील वर्क्स के बेसमेंट में किसी अजीब चीज के हमले के बाद भागता है और पास के फोन बूथ तक पहुंचकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अजीब मांस जैसा जीव जो उसके मुंह पर चिपक गया था। अचानक लाइट झपकती है और वो एक पल के लिए अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है। वहां धुंधले साए उसकी तरफ बढ़ते हैं, उनमें से एक बिल्कुल बिली की तरह ही दिखता है। उधर 11 माइक को कॉल करती है क्योंकि वो उसे लेने के लिए लेट हो गया था। माइक बहाना बनाता है कि उसकी दादी बीमार है, लेकिन पर पहले 11 को बता चुका होता है ये सब झूठ है। 11 अब कहता है कि हालात बदल गए हैं और दादी सच में मर सकती है। 11 पूछती है तो मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? माइक कहता है नहीं और याद दिलाता है फ्रेंड्स डोंट लाई। हॉपर चुपचाप कॉल सुनता है और खुश होता है कि माइक ने उसकी बात मान ली। कॉल के बाद 11 गुस्से में अपना दरवाजा बंद कर देती है और हॉपर खुश होकर जॉयस से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे कहता है कि उसने माइक को सही से संभाल लिया। वो जॉयस को डिनर के लिए भी मना लेता है। तभी ऑफिसर पॉवेल का फोन आता है कि सिटी हॉल के बाहर स्टारकोट मॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हॉपर बाहर निकलता है और उसी वक्त जॉयस फिर से अपने फ्रिज के सारे मैग्नेट गिरते देखती है जो चिपक नहीं रहे और वो परेशान हो जाती है। हॉकिंस पोस्ट में नैन्सी के साथ उसके साथी ब्रूस बदतमीजी करता है और नैन्सी अपने बॉस टॉम को कॉफी देती है। फिर एक मेडिकल बहाने से जोनाथन के साथ बाहर निकल जाती है ताकि मिसेस ड्रिस्कॉल के बताए टिप पर चूहों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। जोनाथन उसे समझाता है कि नौकरी हमारी जा सकती है, लेकिन नैन्सी कहती है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। इधर स्टीव डस्टिन से मिलकर बहुत खुश होता है। डस्टिन उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड और रशियन लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुई एक अजीब मैसेज के बारे में बताता है। दोनों सोचते हैं कि अगर ये राज सुलझा लिया तो वो हीरो बन सकते हैं। उधर 11 अपने शक मैक्स से शेयर करती है। मैक्स कहती है कि माइक झूठ बोल रहा है और तुम्हें उसे फ्रीज आउट कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। वहीं माइक लूकस को बताता है कि हॉपर ने उसे डरा दिया था, तो लूकस उसे मॉल में ले जाता है 11 को मनाने के लिए। पूल में बिली बीमार और पसीने में डूबा हुआ लगता है। कैरन व्हीलर वहां पर आती है और उसे होटल न आने को लेकर माफी मांगती है। बिली उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचता है लेकिन कुछ कहता नहीं, सिर्फ उसे कहता है मेरे से दूर रहो। सूरज और गर्मी के वजह से उसकी हालत और बिगड़ जाती है। वहीं एरिका रॉबिन को परेशान कर रही होती है क्योंकि वो बहुत सारे आइसक्रीम सैंपल मांगती है लेकिन खरीदती कुछ नहीं। स्टीव और डस्टिन को रशियन कोड समझ नहीं आता, लेकिन रॉबिन जो 4 लैंग्वेजेस जानती है मदद करने की बात कहती है। नैन्सी और जोनाथन मिसेस ड्रिस्कोल के घर जाते हैं। वहां उन्हें फटे हुए फर्टिलाइजर के बैग और एक पागल चूहे को देखती है। नैन्सी को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो चूहा देखती है तो चौंक जाती है। सिटी हॉल में हॉपर मेयर क्लाइन का इंतजार करता है जो कहता है कि प्रोटेस्टर्स ने परमिशन नहीं ली थी और उन्हें हटाना होगा। हॉपर वार्निंग देता है कि इससे इलेक्शन पर असर पड़ेगा, लेकिन मेयर कहता है कि 4 जुलाई में जो मेला होगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। मॉल में मैक्स और 11 जमकर शॉपिंग करती हैं और खूब मस्ती करती हैं, जबकि लड़के 11 को मनाने के लिए गिफ्ट ढूंढते हैं। नैन्सी खेतों में पागल चूहों के बारे में कॉल करती है और जोनाथन पिंजरे में बंद चूहों की तस्वीरें खींचता है। तभी चूहा कांपता है और फट कर चटनी बन जाता है और पिंजरे से बाहर निकल आता है। पूल में बिली को एक विजन आता है जहां उसका ही एक दूसरा रूप उसे कहता है दोबारा से शुरू करो। फिर बिली शावर में लड़खड़ाता है और उसके हाथ में काले नसें उभरने लगती हैं। तभी हैदर आती है और हालचाल पूछती है, लेकिन बिली को विजन आता है जहां वो सुनता है मुझे उसके पास ले चलो। फिर वो हैदर पर हमला करता है। मैक्स 11 का मेकओवर करती है। माइक और लूकस अच्छे गिफ्ट ढूंढ नहीं पाते और विल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे तो बस गेम खेलना था, लेकिन उसके कोई भी दोस्त उस पर ध्यान नहीं देते। रॉबिन और डस्टिन रशियन मैसेज का हिस्सा ट्रांसलेट करते हैं। द वीक इज लॉन्ग। स्टीव को उस मैसेज का म्यूजिक जाना पहचाना लगता है। बाद में 11 और मैक्स भी वहां पर आते हैं और जब स्टीव पूछता है क्या 11 इस तरह बाहर घूम सकती है तो दोनों हंसते हुए भाग जाते हैं। बाहर 11 माइक
से उसकी झूठ की बात करती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है और उसे डंप कर देती है। मैक्स को ये देखकर काफी मजा आता है। हॉपर डिनर के लिए तैयार होता है लेकिन जॉयस नहीं आती क्योंकि वो मिस्टर क्लार्क के पास होती है। वो मैग्नेट के बारे में पूछती है और क्लार्क बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो बहुत बड़ी पावर की जरूरत होगी। मॉल में सब रशियन मैसेज को और ज्यादा डिकोड करते हैं। स्टीव को समझ आता है कि वो म्यूजिक मॉल में एक टॉय हॉर्स से आ रहा है, मतलब मैसेज यहीं कहीं से भेजा जा रहा है। रेस्टोरेंट में हॉपर नशे में अकेला बैठा होता है। जॉय के ना आने से काफी ज्यादा वो चिढ़ गया था। तभी उसका सामना उस रहस्यमय आदमी से होता है जो मेयर के ऑफिस में भी था और जिसने पहले एक रशियन साइंटिस्ट को मारा था। मिल में बिली अपनी कार की डिक्की खोलता है और उसमें बंधी हुई हेदर को बाहर निकालकर अंदर ले जाता है। बिली कहता है शांत रहो। तभी वहां पर एक भयानक जीव आता है। हेदर उसे देखकर चिल्लाती है लेकिन बिली चुपचाप देखता रहता है। मैक्स 11 के कमरे में चिल कर रही होती है और दोनों लड़कों और रिलेशनशिप्स के बारे में बातें करने लगती हैं। एल मानती है कि मैक्स से ब्रेकअप करके थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन मैक्स कहती है चिंता मत करो, माइक जल्दी ही माफी मांगता हुआ तुम्हारे पास आएगा। फिर दोनों मजाक में कहते हैं कि चलो जरा देखते हैं लड़कों को छुप कर कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। एल अपनी पावर यूज करके रेडियो और पट्टी की मदद से उन्हें देखने लगती है। वो देखती है कि लूकास और माइक आपस में बात कर रहे होते हैं। माइक सोच रहा है कि उसके और 11 के बीच में क्या गड़बड़ हो गई है और लूकास कहता है ज्यादा मत सोचा कर, लड़कियां कभी कभी इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। तभी विल द वाइस की ड्रेस में आता है और वो गेम खेलना चाहता था लेकिन माइक और लूकास का मन नहीं होता। फिर तीनों मस्ती करने लगते हैं और माइक जोर से ढकार मारता है और लूकास पीछे से गैस छोड़ता है। फिर सब हंसने लगते हैं। 11 जो ये सब देख रही होती है वो भी हंस पड़ती है। रात को हॉपर नशे में घर आता है और बिना दरवाजा खटखटाए 11 के कमरे में घुस जाता है। मैक्स को देखकर वो चौंक जाता है और थोड़ा शर्मिंदा भी। मैक्स सीधी सी बात में कहती है कि वो सिर्फ स्लीप ओवर के लिए आई है और उसके पेरेंट्स को पता है। हॉपर माफी मांगता है और बाहर चला जाता है टीवी देखने के लिए और पीने के लिए। बाद में मैक्स और ड्रिंक एक गेम खेलती हैं। बोतल घुमाओ और जिस पर रुके उस पर 11 अपनी पावर्स से झांकेगी। दूसरी बार बोतल बिली पर रुकती है। एल देखती है कि बिली जमीन पर पड़ा है, चोट लगी है और पास में एक टूटी हुई कार है। एक लड़की की चीख सुनाई देती है और बिली को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। 11 डर जाती है और पट्टी उतार देती है। अगली सुबह विल माइक और लूकास को तेज म्यूजिक से उठाता है। गेम खेलने के लिए तैयार होता है और कहता है आज कोई भी लड़कियों के बारे में बात नहीं करेगा। वो एक कहानी शुरू करता है जहाँ एक गांव पर बुरी ताकत हमला कर रही है लेकिन बाकी लड़के उसका ध्यान नहीं रखते। उन दोनों का ध्यान तो अभी भी अपने अपने गर्लफ्रेंड्स पर ही होता है। उधर जॉयस घबराई हुई हॉपर के केबिन पहुंचती है। वो कहती है कि उसके फ्रिज से सारे मैग्नेट फिर से अचानक चिपक नहीं रहे और लगता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी है। वो बताती है कि मिस्टर क्लार्क ने भी यही बात बताई थी लेकिन हॉपर गुस्से में आ जाता है क्योंकि जॉयस कल रात डिनर पे नहीं आई थी और उसे लगता है कि जॉयस बहाना बना रही है। जॉयस कहती है कि वो हॉकिंस लैब जा रही है जवाब ढूंढने। 11 मैक्स से कहती है कि वो बिली की हालत चेक करना चाहती है क्योंकि रात को जो दिखा वो काफी अजीब था। दोनों बिली के कमरे में चुपके से जाती हैं लेकिन वो वहां नहीं होता। बाथरूम में बर्फ से भरा टब और अलमारी में खून के धब्बे होते हैं। उन्हें अंदर में एक ब्लडी सीटी और लाइफ गार्ड की टोपी मिलती है। वो टोपी लेकर लोकल पूल जाती है जहाँ एक वर्कर आता है, बताता है कि ये तो हेदर की है जो आज शिफ्ट पर नहीं आई। एल उसकी फोटो बोर्ड से लेती है और फिर शावर पर अपनी पावर से हेदर को एक बर्फ से भरे टब में फंसा देखती है जो कि मदद मांग रही होती है। अचानक वो किसी अंधेरे जगह में खींच जाती है। हॉपर और जॉयस लैब में घुसते हैं। सब बंद और वीरान पड़ा होता है। ये सब देखकर जॉयस को लगता है शायद वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी लेकिन हॉपर भी मानता है कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि जॉयस अपना घर बेचकर शहर छोड़ने वाली है। तभी अंदर से अजीब आवाज आती है। हॉपर देखने जाता है और एक लंबे ताकतवर रशियन आदमी से भिड़ जाता है। वो आदमी हॉपर को बेहोश करके मोटरसाइकिल से भाग जाता है। उधर स्टीव और डस्टिन मॉल में रशियन स्पाई ढूंढ रहे होते हैं। रॉबिन शॉप में ऊपर बैठकर रशियन मैसेज ट्रांसलेट कर रही होती है। स्टीव का ध्यान लड़कियों पर चला जाता है और डस्टिन उसे टोके बिना नहीं रहता। वो कहता है कि तुम्हारे सामने ही तो रॉबिन है लेकिन स्टीव कहता है कि रॉबिन उसकी टाइप की नहीं है। डस्टिन हंसता है और कहता है कि तुम्हें किसी ऐसे को पसंद करना चाहिए जो तुम्हें मजा देता हो, जैसे कि उसे सूजी के साथ आता है। स्टीव कहता है कि उसी के बदौलत तो डस्टिन को सूजी मिली है। तभी रॉबिन बताती है कि डिलीवरी मैन और लिंक्स नाम का एक चीज के बीच कनेक्शन है। शायद यही सिल्वर कैट वाले क्लू से जुड़ा है। विल के घर पर मैक्स और लुकास उसे मनाने आते हैं लेकिन विल घर पर नहीं होता। वो कैसल बायर्स में अकेला बैठा होता है, उदास और दुखी। वो अपनी पुरानी यादें देखता है
है और गुस्से में अपना किला तोड़ देता है, जैसे उसकी दोस्ती अभी टूट रही हो। नैन्सी और जोनाथन मिसेस ड्रिस्कॉल के घर जाते हैं क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रही थी। बेसमेंट में उन्हें अजीब आवाजें आती हैं। नीचे जाकर वो देखते हैं कि मिसेस ड्रिस्कॉल जानवरों की तरह फर्टिलाइजर खा रही थी। उसी समय डस्टिन, स्टीव और रॉबिन मॉल में लिंक्स ट्रक को फॉलो करते हैं। जब वो पास जाने की कोशिश करते हैं तो रशियन गार्ड उन्हें देख लेते हैं। तीनों किसी तरह भाग कर जान बचाते हैं। एल और मैक्स हेदर के घर जाती हैं और समझाती हैं कि एल का विजन यहीं का था। अंदर सब नॉर्मल लगता है। बिली, हेदर और उसके मम्मी पापा डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। एल पूछती है हेदर कहाँ है, तो वो ट्रे में कुकीज लेकर सामने आती है जैसे सब कुछ ठीक हो। बिली पूछता है 11 कौन है, तो मैक्स कहती है वो लोग बस हेदर को चेक करने आए थे क्योंकि वो काम पर नहीं आई। बिली कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और हेदर भी नॉर्मल दिखती है, लेकिन माहौल में काफी टेंशन होती है। जैसे ही वो लोग निकलते हैं हेदर की मम्मी वाइन गिरा देती है और चक्कर खाकर गिर जाती है। उसका पति दौड़ता है देखने के लिए, लेकिन तभी हेदर उस पर वाइन की बोतल से हमला कर देती है। विल एक कपड़े में क्लोरोफॉर्म डालकर उसके चेहरे पर रखता है और उसे भी बेहोश कर देता है। अब साफ हो जाता है बिली और हेदर पर किसी बुरी ताकत का असर है। उधर माइक और लुकस कैसल बायर्स में विल को ढूंढ लेते हैं। विल अकेला खड़ा बारिश में उन्हें देखता है और बस एक लाइन कहता है वो आ गया है, यानी कि असली खतरा वापस आ चुका है। रात को सोने से पहले 11 बार बार अपने विजन के बारे में सोच रही होती है। बिली और हेदर के घर का वो डरावना पल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिली हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है, लेकिन अब वो पहले जैसा खतरनाक नहीं है। एल का ध्यान बटाने के लिए मैक्स उसे वंडर वुमेन की कॉमिक दिखाती है। उधर नैन्सी और जोनाथन ऑफिसर पॉवेल को कॉल करते हैं क्योंकि मिसेस ड्रिस्कॉल ने बहुत सारी फर्टिलाइजर खा ली थी और अब उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। पॉवेल सवाल पूछते हैं, लेकिन सब लोग इतने शॉक में होते हैं कि कोई जवाब नहीं दे पाता। एम्बुलेंस में मिसेस ड्रिस्कॉल बार बार कहती है कि उसे वापस जाना है और जैसे ही एम्बुलेंस स्टील मिल के पास से गुजरती है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। इधर स्टील मिल में टॉम और जैनेट बंधे हुए होश में आते हैं और हेदर और बिली बिल्कुल अजीब चेहरे के साथ उनके पास चलते हैं। टॉम मिन्नत करता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन हेदर कहती है अब तो बहुत देर हो चुकी है। तभी अंधेरे में एक अजीब से क्रिएचर की आवाज आती है और माइंड फ्लेयर जो कि मरे हुए चूहों की पिघली हुई बॉडी से बना होता है वो सामने आता है और टॉम और जैनेट के चेहरे में अपने टेंटेकल घुसा देता है। दूसरी तरफ हॉपर अपने सोफे पर घायल पड़ा उठता है। जॉयस उसका ध्यान रख रही होती है। दोनों उस आदमी के बारे में बात करते हैं जिसने उन पर लैब में हमला किया था। जॉयस ने उसे मोटरसाइकिल पर देखा था पर उसकी गाड़ी का पूरा नंबर नहीं देख पाई। हॉपर को उससे एक छोटा सा सुराग मिल जाता है। लुकस मैक्स को कोड रेड मैसेज भेजता है सुपर कॉम पर, लेकिन मैक्स उस वक्त ध्यान नहीं देती। बाद में वो कॉल बैक करती है तो लुकस कहता है अभी मिलना बहुत जरूरी है। वो डस्टिन को भी कॉल करता है लेकिन उसका जवाब नहीं आता। डस्टिन तो उस समय मॉल में उसी रशियन लोगों की जासूसी कर रहा होता है। वो बॉक्सेस शिफ्ट कर रहे होते हैं। स्टीव कहता है कि वो गार्ड्स को नॉकआउट करेगा ताकि की कार्ड्स चुराए, लेकिन डस्टिन को उस पर शक होता है। रॉबिन को एक आइडिया आता है और वो टिप जार से सिक्के लेने निकल जाती है। हॉकिंस पोस्ट में टॉम नैन्सी और जोनाथन पर चिल्लाता है कि उन्होंने ऑर्डर नहीं माने। नैन्सी कहती है कि अगर वो लोग नहीं जाते तो ड्रिस्कॉल की मौत हो जाती, लेकिन टॉम दोनों को नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि ड्रिस्कॉल की फैमिली केस करने वाली है। विल अपनी ग्रुप को बताता है कि उसे फिर से वही अजीब सा महसूस हुआ जो उसे पहले माइंड फ्लेयर के पास होने से होता था। 11 कहती है कि उसने तो गेट बंद कर दिया था, लेकिन विल सोचता है शायद माइंड फ्लेयर अभी भी असली दुनिया में है। उसने उसकी बॉडी तो छोड़ दी पर कोई नया होस्ट उसने ढूंढ लिया है। मैक्स कहती है जब गेट बंद हुआ तो सारे डेमो डॉग्स मर गए थे, लेकिन माइक कहता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हॉपर मे और लैरी के ऑफिस में घुस जाता है और उस आदमी के बारे में पूछता है जो कुछ दिन पहले आया था। लैरी मना करता है तो हॉपर उसे पीटने लगता है और उंगली तोड़ने की धमकी देता है। डर कर लैरी मान जाता है और दिखाता है कि स्टारकोट मॉल के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें उसने पैसे देकर जमीन के परमिट दिए थे। हॉपर और जॉयस वो फाइल्स लेकर निकलते हैं। गाड़ी में जोनाथन और नैन्सी बहस करने लगते हैं। जोनाथन गुस्से में होता है कि उसकी नौकरी चली गई और कहता है नैन्सी के पास पैसे हैं लेकिन उसके पास नहीं, उसे ये नौकरी की बहुत जरूरत थी। रॉबिन काउंटी ऑफिस से मॉल का ब्लूप्रिंट लेकर आती है और बताती है कि एक डक्ट स्टोरेज एरिया तक जाता है। डस्टिन अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन अटक जाता है। तभी वहां एरिका आती है और फ्री आइसक्रीम सैंपल मांगती है। इससे रॉबिन को एक आइडिया आता है। मैक्स, 11, माइक, लुकस और विल बिली को पूल में स्पाई करते हैं और वो पूरे कपड़ों में होता है। विल कहता है कि माइंड फ्लेयर छिपता है और तभी बाहर आता है जब जरूरत हो। माइक प्लान बनाता है कि वो बिली को सोना रूम में
फंसाएगा और चेक करेंगे कि वो होस्ट है या नहीं। रॉबिन, स्टीव और डस्टिन एरिका को मना लेते हैं कि वो डक्ट्स के जरिए उन्हें अंदर घुसने दे और बदले में वादा करते हैं कि वो उसे हमेशा फ्री आइसक्रीम देंगे। फिर जॉयस और हॉपर को पावर प्लांट के पास की जमीनों के डीड्स दिखाता है और कहता है कि रशियन लोग वहां पर कुछ बड़ा बना रहे हैं। नैन्सी की मां कैरन उसे सलाह देती है कि दुनिया बहुत टफ है, लेकिन नैन्सी उससे भी ज्यादा टफ है। उसे अपनी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए और कहीं और जाकर अपनी स्टोरी पूरी करनी चाहिए। लुकस विल से माफी मांगता है कि उसने उसके गेम कैंपेन में ध्यान नहीं दिया। इधर माइक भी 11 से माफी मांगता है और बताता है कि हॉपर ने उसे धमकाया था। 11 कहती है शायद हॉपर सही था और उसे अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। मैक्स पूछती है तैयार हो तुम? उम्मीद है कि बिल्ली वो होस्ट ना हो। रात को एरिका सेफ्टी गियर्स पहनकर एयर डक्ट में घुसती है और बाकी सबके लिए दरवाजा खोलती है। मे और लैरी के घर में उसकी बीवी उसे बंधा हुआ पाती है और मदद के लिए भागती है। जॉयस और हॉपर प्रॉपर्टीज एक एक करके चेक करने लगते हैं। पूल में माइक बिली को सोना में बुलाता है। वो लोग डमी की मदद से उसे अंदर फंसाकर कमरा गर्म कर देते हैं। नैन्सी हॉस्पिटल में मिसेस ड्रिस्कॉल के मॉनिटर देखती है जो तेजी से रिएक्ट कर रहे होते हैं। मॉल में बेसमेंट में स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका को अजीब केमिकल वाले डिब्बे मिलते हैं। तभी कमरा हिलने लगता है और वो असल में एक एलिवेटर में होते हैं जो उन्हें जमीन के नीचे ले जा रहा होता है। सोना में बिली बैठा होता है और कहता है ये मेरी गलती नहीं है, शैडो मॉन्स्टर ने मुझसे ये सब करवाया। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बिली एक टूटी हुई टाइल उठा लेता है। विल को फिर से माइंड फ्लेयर का एहसास होता है। बिली दरवाजे पर हमला करता है। लूकस उसे स्लिंग शॉट से मारता है और मैक्स को पीछे हटने को कहता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और बिल पागल हो जाता है। वो दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और 11 से लड़ता है। 11 उसे दीवार से घुमाकर फेंक देती है। बिली वहां से भागता है और स्टील मिल पहुंचता है जहां एक पूरी आर्मी तैयार हो रही होती है। स्टीव, रॉबिन, एरिका और डस्टिन एक गिरती हुई एलिवेटर में फंसे होते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वो सारे बटन दबाते हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता क्योंकि की कार्ड की जरूरत होती है। एरिका परेशान होती है कि अगर वो टाइम पर घर नहीं पहुंची तो मुसीबत में फंस जाएगी, लेकिन स्टीव कहता है कि फिलहाल इससे बड़ी मुसीबत उनके सामने है। डस्टिन सुझाव देता है कि ऊपर की हैच से निकलने की कोशिश करें, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो दिखता है कि शेफ्ट बहुत ज्यादा ऊंचा है, चढ़ा नहीं जा सकता। उधर हॉपर और जॉयस अगला सुराग ढूंढते हैं और एक घर के बाहर खड़ी लिंक्स ट्रक के पास पहुंचते हैं। हॉपर अपने गन के साथ खाली घर के अंदर जाता है और एक भिन-भिनाहट जैसी आवाज का पीछा करता है। जॉयस को समझ आता है कि आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। वो एक बिस्तर के नीचे सीढ़ियां ढूंढ लेते हैं। नीचे जाकर हॉपर 2 रशियन टेक्नीशियन को पकड़ लेता है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अचानक वही रशियन सोल्जर गन लेकर आता है, लेकिन हॉपर पीछे से दबे पांव आता है। सोल्जर उसे गोली मारने की चुनौती देता है। जानता है कि हॉपर पुलिस वाला है और उसे मारने से झिझकेगा। हॉपर हिचकिचाता है, फिर उससे गन छीन ली जाती है और दोनों में लंबी फाइट होती है। किसी तरह हॉपर और जॉयस एक रशियन साइंटिस्ट को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। भागते हुए सोल्जर उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन जॉयस गाड़ी भगा ले जाती है, भले ही गाड़ी में गोलियों से छेद हो जाती है। अगली सुबह जोनाथन को नैन्सी का कॉल आता है। वो कहती है विल को चेक करो क्योंकि मिसेस ड्रिस्कॉल के साथ कुछ अजीब हुआ है। उधर हॉपर की पुलिस कार जंगल में खराब हो जाती है। हॉपर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और जॉयस उस रशियन आदमी एलेक्सी से टूटी फूटी इंग्लिश में अपनी मैग्नेट्स के बारे में पूछती है। हॉपर गुस्से में जॉयस पर चिल्ला देता है। तभी गाड़ी में आग लग जाती है। एलेक्स ने पहले ही वार्न किया था पर हॉपर ने उसे सीरियस नहीं लिया। अब तीनों पैदल चलते हुए सोचते हैं क्या उन्हें अब कोई ऐसा जानकार मिलेगा जो रूसी बोल सकता है। दूसरी तरफ 11 वॉइड में जाती है और वहां जॉयस और हॉपर को इलिनॉय जाने की बात करते हुए सुनती है। माइक बाकी ग्रुप से कहता है कि हॉपर और डस्टिन का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लुकस कहता है कि बिली से माइंड फ्लेयर को फिर से जलाकर निकाला जाए, लेकिन माइक याद करता है कि वो पहले काम नहीं किया था। 11 और मैक्स बाथरूम में बातें कर रही होती हैं। नैन्सी और जोनाथन भी वहां आ जाते हैं। डस्टिन एलिवेटर से कोड रेड सिग्नल भेजता है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। स्टीव चिढ़ जाता है कि पूरी रात वो वहीं फंसे रहेंगे। एरिका प्यास बुझाने के लिए एक कंटेनर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन उसे रोकती है। तभी 2 वर्कर फोर्क लिफ्ट के साथ आते हैं। स्टीव कंटेनर से डोर को खुला रखता है और चारों बाहर निकलते हैं, लेकिन सामने एक लंबा और बड़ा सा हॉलवे होता है। नैन्सी बाकी सबको बताती है कि मिसेस ड्रिस्कॉल की हालत वैसी थी जैसे विल
की तब थी, मतलब शायद वो और बिली दोनों माइंड फ्लेयर के कब्जे में हैं। एल हेदर का नाम लेती है और नैन्सी और जोनाथन समझ जाते हैं कि उसके डैड टॉम को भी ये असर हो सकता है। सब नैन्सी की कार में बैठकर हेदर के घर की तरफ निकलते हैं। उधर रशियन सोल्जर हॉपर के खराब गाड़ी को ढूंढ लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। हॉपर और जॉयस बहस करते हैं और तभी एलेक्सी भाग जाता है, लेकिन उसे पास में एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। तीनों वहां से ड्रिंक्स और सामान लेते हैं और हॉपर एक अमीर आदमी की गाड़ी चुरा लेता है। मॉल के नीचे डस्टिन उस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान होता है, लेकिन स्टीव कहता है कि यह बहुत खतरनाक है। रॉबिन नोट करती है कि यह हॉलवे वॉकिंग के लिए नहीं है, मतलब रशियन लोग मॉल के नीचे कुछ बड़ा सीक्रेटली शिफ्ट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन डस्टिन और स्टीव को शक है कि इसका अपसाइड डाउन से कोई कनेक्शन हो सकता है। उन्हें एक और रशियन मैसेज इंटरसेप्ट होता है और लगता है कि इसका सोर्स ऊपर की दुनिया से जुड़ा है। नैन्सी का ग्रुप हेदर के घर पहुंचता है। घर के अंदर बर्फ जैसा ठंडा होता है, बहुत गंदी स्मेल और केमिकल किचन में फैले होते हैं। उन्हें कारपेट पर खून दिखता है। उसका पीछा करते हुए वो गैरेज तक पहुंचते हैं और वहां अंदाजा लगाते हैं कि टॉम और हेदर वहां बंधे हुए थे। नैन्सी को याद आता है कि मिसेस ड्रिस्कोल बार बार कह रही थी कि उसे वापस जाना है, शायद वो रास्ता दिखा सकती है। इसी बीच रशियन सोल्जर स्टोर के क्लर्क को धमकाकर पूछता है हॉपर और जॉयस किधर गए। हॉपर, जॉयस और एलेक्सी अब मर्रे बाउमैन के घर पहुंचते हैं, जो कि अब अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा चुका होता है। वो अंदर घुसते हैं तो मर्रे गन लेकर सामने आ जाता है। मर्रे और एलेक्सी रशियन में बात करते हैं और जॉयस गुस्से में मर्रे को डांटती है, कहती है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो। मॉल के नीचे स्टीव और बाकी सब वर्कर से बचते हुए कम्युनिकेशन रूम में वो लोग घुसते हैं। स्टीव अंदर के टेक्नीशियन को नॉकआउट करता है। रॉबिन ऊपर जाकर सबको एक बड़ा सा मशीन दिखाती है जो कि अपसाइड डाउन में ड्रिल कर रही होती है। नैन्सी और जोनाथन हॉस्पिटल जाते हैं, बाकी लोग भी वहीं रहते हैं। हॉस्पिटल में मिसेस ड्रिस्कोल के कमरे में टॉम और ब्रूस उन पर हमला कर देते हैं, जो कि दोनों माइंड फ्लेयर के कब्जे में थे। वो नैन्सी और जोनाथन को फायर एग्जिट से दौड़ा देते हैं। इधर माइक वेंडिंग मशीन से कैंडी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है, तो 11 अपनी पावर से पूरा का पूरा स्नैक्स गिरा देती है। लुकस मैक्स को ले जाता है ताकि माइक और 11 आपस में बात कर सकें। माइक उसे M&M देता है और उसके लुक की तारीफ करता है। एल उसे थैंक यू कहती है। नैन्सी और जोनाथन सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन ब्रूस पकड़ लेता है। जोनाथन को स्टील चेयर से मारकर गिरा देता है और नैन्सी ब्रूस को कैंची से चुभो देती है। ब्रूस उसका पीछा करते हुए सर्जरी रूम में जाता है। उसी वक्त टॉम जोनाथन को जमीन पर पटक देता है, लेकिन नैन्सी फायर एक्सटिंग्विशर से ब्रूस को मारती है, जिससे टॉम भी गिर पड़ता है। जोनाथन फिर टॉम के गले में चाकू घोंप देता है। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स टिमटिमाने लगती है। विल को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। टॉम और ब्रूस की बॉडीज हिलने लगती हैं, पिघलने लगती हैं और एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाती है जो जोरदार दहाड़ता है। स्टीव और डस्टिन को समझ आता है कि रशियंस फिर से अपसाइड डाउन का गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबिन पूछती है कि उन्हें ये सब कैसे पता चला और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी अचानक अलार्म बज जाता है, क्योंकि कॉम्स रूम में बैठे रशियंस ने बैकअप बुला लिया होता है। सब लोग बड़ी ड्रिलिंग मशीन की तरफ भागते हैं और उसके पीछे एक एग्जिट ढूंढते हैं। स्टीव और रॉबिन वहीं रुक जाते हैं ताकि डस्टिन और एरिका बाहर निकल सके, पर रशियंस उन्हें पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल में विल को माइंड फ्लेयर की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, एक मॉन्स्टर नैन्सी का पीछा करता है। नैन्सी एक रूम में छिप जाती है, लेकिन मॉन्स्टर पिघलकर ब्लॉब बन जाता है और दरारों से अंदर घुस जाता है। वो नैन्सी को दीवारों पर दबा देता है और जोनाथन बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी 11 समय पर पहुंच जाती है और अपनी पावर से मॉन्स्टर को खिड़की से बाहर फेंक देती है। सभी लोग बाहर भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर सीवर के रास्ते से भाग जाता है और बाकी लोगों से जुड़ जाता है जो कि मॉन्स्टर के कंट्रोल में है। दूर खड़े बिल्ली और हेदर ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब समय आ चुका है। 4 जुलाई के मेले में मेयर लैरी उस रशियन सोल्जर से बात करता है और वादा करता है कि अगर उसे हॉपर के बारे में कुछ पता चले तो वो बताएगा। वो सोल्जर गुस्सा होता है और लैरी को धमकाता है कि उसके पास बस एक दिन का समय है। जॉयस और हॉपर एलेक्सी से बात करवाने के लिए उसे थोड़ा खाना पीना करवाते हैं, लेकिन एलेक्सी नाराज हो जाता है क्योंकि स्लर्पी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता तो अच्छा होता, ना कि चेरी वाला। हॉपर कहता है कि दोनों एक ही बात है, लेकिन एलेक्सी ऐसा नहीं मानता। हॉपर उसे गाड़ी की चाबी देता है और बोलता है भागना है तो भाग जा। एलेक्सी भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और लौट आता है। अब उसे स्ट्रॉबेरी ठीक लगने लगा था। उधर डस्टिन और एरिका वेंट्स में क्रॉल कर रहे होते हैं। डस्टिन उसे गेट और 11 के बारे में बताता है, लेकिन एरिका को भरोसा नहीं होता कि लूकस ने मॉन्स्टर से लड़ाई की है। वो अपने भाई को तो निकम्मा मानती है। वो लोग बड़े फैंस तक पहुंचते हैं और उन्हें बंद करने का तरीका ढूंढते हैं। स्टीव को रशियंस टॉर्चर कर रहे होते हैं। स्टीव झूठ बोलता है कि वो लोग गलती से अंदर आ गए थे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रशियंस उन्हें मारते हैं और
रॉबिन के साथ कुर्सी से बांध देते हैं। रॉबिन एक सोल्जर के मुंह पर थूक देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। 11 वॉइड में जाकर माइंड कंट्रोल लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है। माइक टेंशन में आ जाता है। नैन्सी हॉकिंस पोस्ट में कॉल करके पूछती है क्या और लोग भी गायब हुए हैं, पर उसकी कोई मदद ही नहीं करता। मैक्स माइक को टोकती है कि वो 11 को इतना कंट्रोल ना करे। दोनों में बहस होती है और माइक बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। एल वापस आती है और कहती है मैंने बिली को ढूंढ लिया। एलेक्सी बताता है कि रशियंस हॉकिंस इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें एक खास की चाहिए गेट खोलने के लिए। उन्होंने रशिया में कई बार कोशिश की लेकिन फेल हो गए। हॉकिंस में गेट पहले से खुला था, इसीलिए यहाँ पर बेस बनाया गया। मरे और हॉपर वोडका पीते हुए पूछते हैं क्या इस गेट को बंद किया जा सकता है। एलेक्सी कहता है हाँ, लेकिन रशियंस बेस में घुसना नामुमकिन है। डस्टिन और एरिका अंडरग्राउंड एक रूम में पहुंचते हैं जहां बग्गी खड़ा था। अजीब कैनिस्टर्स हैं और एक डेमोगॉर्गन के साइज का केज भी। एरिका एक शॉक स्टिक उठाती है और डस्टिन को चाबी मिल जाती है। रॉबिन और स्टीव जमीन पर पड़े पड़े बात करते हैं। रॉबिन बताती है कि स्कूल में स्टीव ने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। दोनों हंसते हैं और दोनों बातें करते हुए काफी करीब आते हैं। तभी रशियंस वापस आते हैं और उन्हें कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिससे वो सच बोले। 11 वॉइड में बिली को उसके घर में बैठा देखती है, जो कि 4 जुलाई पर काफी अजीब बात है क्योंकि उस दिन तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। सब यही सोचते हैं कि ये ट्रैप है, लेकिन 11 और अंदर जाना चाहती है। वो बिली का हाथ पकड़ती है और उसके दर्दनाक चाइल्डहुड मेमोरीज में जाती है। फिर वो एक लाल तूफान और एक सुनसान जगह स्टील मिल तक पहुंचती है जहां माइंड फ्लेयर छुपा हुआ है। हॉपर डॉक्टर ओवेन से कांटेक्ट करता है और बैकअप मांगता है। टीम एलेक्सी को हॉकिंस वापस लाती है। रशियन बेस में रॉबिन सोल्जर को उनके बेकार कोड के लिए चिढ़ाती है। सोल्जर पूछते हैं कि इसके बारे में और कौन कौन जानता है। स्टीव कहता है कि डस्टिन हॉपर को बुला ही रहा होगा। तभी डस्टिन और एरिका की वजह से वहां अलार्म बज जाता है। डस्टिन भागकर एक रूम में आता है, गार्ड्स को शॉक स्टिक से बेहोश करता है और रॉबिन और स्टीव को आजाद कर देता है। मगर दोनों तो दवाई के असर में पागलों की तरह हंसते रहते हैं। एल और गहराई में बिली के दिमाग में जाती है और देखती है कि उसकी लाइफ में कौन कौन सी घटनाओं ने उसे इस अंधेरे की तरफ मोड़ दिया। वो एक एक मेमोरी पार करती है और स्टील मिल तक पहुंचती है। जोनाथन फोन बुक देखता है और माइक 11 को जगाने की कोशिश करता है। एल आंखें खोलती है लेकिन खुद को एक अंधेरे शेड में पाती है। वहां बिली होता है जो कहता है कि अब माइंड फ्लेयर तुम्हें देख सकता है। गेट खोलना तुम्हारी गलती थी, अब तुम यहाँ फंस चुकी हो। हॉकिंस में चारों तरफ माइंड कंट्रोल लोग चलना शुरू कर देते हैं स्टील मिल की ओर। बिली 11 से कहता है हम कुछ बना रहे हैं और उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। 11 जोर से डर के मारे चिल्लाती है और उठ जाती है। उसी वक्त सारे माइंड कंट्रोल लोग गिरते हैं और ब्लॉब्स में मेल्ट होकर एक बड़ा सा माइंड फ्लेयर में बदल जाते हैं जो स्टील मिल से बाहर निकलने लगता है। 4 जुलाई को मे और लैरी हॉकिंस के मेले में एक जबरदस्त भाषण देता है। वहीं टेड और कैरन अपनी छोटी बेटी हॉली के साथ फेरिस व्हील्स पर बैठकर आतिशबाजी देखने जाते हैं। जैसे ही फायर वर्क शुरू होते हैं, हॉली जंगल में कुछ अजीब हरकत देखती है। उधर 11 अपने दोस्तों को बताती है कि माइंड फ्लेयर ने उसे अपनी विजन में क्या दिखाया। तभी एक डरावनी जोर की आवाज आती है। नैन्सी को याद आता है कि माइंड फ्लेयर को वो केबिन याद होगा जहाँ पहले विल रुका था और विल की गर्दन फिर से दर्द करने लगती है। सभी लोग जल्दी से बाहर भागते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। उसी समय डस्टिन और एरिका ड्रग का असर झेल रहे स्टीव और रॉबिन को रशियन बेस से बाहर निकालने में लगे होते हैं। स्टीव और रॉबिन अभी भी ट्रूथ सीरम के असर में होते हैं और मजाक मस्ती करने लगते हैं, पर आखिरकार एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि स्टीव की कार उसकी चाबी तो रशियंस ले गए थे। गार्ड उन्हें देख लेते हैं और पीछा करने लगते हैं, तो वो लोग भागकर स्टार कोर्ट मॉल में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ केबिन में नैन्सी एक शॉटगन उठाती है। जोनाथन एक कुल्हाड़ी लेता है और बच्चे दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके मॉन्स्टर से लड़ाई की तैयारी करते हैं। तभी केबिन हिलने लगता है और एक मोटा सा टेंड्रिल खिड़की तोड़कर अंदर आता है और 11 को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जोनाथन कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। क्रिएचर पलटवार करता है लेकिन नैन्सी उस पर गोली चलाती है। 11 अपनी पावर से उसे चीर देती है, लेकिन और टेंड्रिल अंदर घुस आते हैं। एक बड़ा टेंड्रिल 11 के पैर को जकड़ लेता है। माइक और बाकी सब उसे पकड़ते हैं और लूकस उस टेंड्रिल को काट देता है। एक टुकड़ा 11 की टांग में फंस जाता है जिसे माइक खींच कर निकालता है। फिर सभी नैन्सी की गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। डस्टिन उन्हें छुपाकर बैक टू द फ्यूचर फिल्म की भीड़ में ले जाता है और एरिका से कहता है स्टीव और रॉबिन पर नजर रखें, और वो खुद मदद बुलाने चला जाता है। इंडियाना जाते हुए एलेक्सी मर्रे को बताता है कि उस मशीन को बंद करने के लिए 2 चाबी और एक कोड की जरूरत है, और वो कोड है प्लैंक कांस्टेंट। मर्रे ये बात हॉपर और जॉयस को बताता है और फिर दोनों को छेड़ते हुए बोलता है कि तुम दोनों या तो लड़ना बंद करो या तो सेक्स कर ही लो। ये सुनकर एलेक्सी दंग
दंग रह जाता है। ब्रैडलीज बिग बग पर बच्चे 11 की टांग का इलाज करवाते हैं। नैन्सी और जॉनथन डिस्कस करते हैं कि माइंड फ्लेयर का शरीर उन लोगों से बना है जो उसके कब्जे में थे और मेल्ट हो चुके हैं। लुकस फायरवर्क्स ढूंढ लाता है ताकि उन्हें हथियार की तरह यूज किया जा सके। माइक 11 से माफी मांगता है और समझाने की कोशिश करता है कि प्यार इंसानों को अजीब बना देता है। तभी डस्टिन वॉकी टॉकी पर कुछ बोलता है लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है। डस्टिन एरिका से बैटरी मांगता है लेकिन तभी पता चलता है कि स्टीव और रॉबिन गायब हो गए हैं। मॉल के बाहर स्टीव और रॉबिन कंफ्यूज्ड होकर लाइट्स देख रहे होते हैं और वॉशरूम में जाकर उल्टी कर देते हैं। रॉबिन स्टीव से पूछती है क्या वो कभी प्यार में पड़ा है। स्टीव कहता है कि वो पहले नैन्सी को पसंद करता था लेकिन अब उसे रॉबिन पसंद है। तब रॉबिन बताती है कि वो लेस्बियन है और उसे वो लड़की पसंद थी जिसे स्टीव पसंद करता था। दोनों इस बात पर हंसते हैं। तभी डस्टिन और एरिका उन्हें ढूंढ लेते हैं। बिली एक दुकान में जाकर 11 के खून को छूता है और उसकी मदद से 11 को ट्रैक करने लगता है। उधर एलेक्सी कहता है कि अगर उनका प्लान कामयाब हुआ तो उसे अमेरिकन सिटीजनशिप चाहिए। मर्रे उसे मेले में ले जाता है जहाँ एलेक्सी गेम्स और खाने का मजा लेता है। हॉपर और जॉयस भी मेले में आते हैं। व्हीलर्स को देखते हैं और राइड पर बैठकर उनसे बच्चों के बारे में पूछते हैं। इसी दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मॉल के एग्जिट्स पर रशियन गार्ड लोगों की तलाशी लेने लगते हैं तो बच्चे भीड़ में छुपने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं और दौड़ लगाते हैं। एलेक्सी एक प्राइज जीतता है और खुशी खुशी मर्रे को दिखाता है। तभी एक रशियन एलेक्सी को गद्दार बोलकर उसे गोली मार देता है। मर्रे उसे घसीट कर एक तरफ ले जाता है और बचाने की कोशिश करता है। वो हॉपर और जॉयस को आवाज देता है। हॉपर कहता है जॉयस से कि गाड़ी लाओ और मर्रे को ढूंढो। फिर वो एक रशियन से फन हाउस में भिड़ता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और भाग निकलता है जबकि और गार्ड्स आ जाते हैं। जॉयस मर्रे को ढूंढती और देखती है कि एलेक्सी मर चुका है। गुस्से में वो मेयर क्लाइन को एक जोरदार घूंसा मार देती है। हॉपर एक और गुंडे को मारता है लेकिन मेन रशियन उसका पीछा करता है जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से बच जाता है। हॉपर भाग निकलता है और सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। मर्रे रशियन रेडियो पर सुनता है कि बच्चों को मॉल में ढूंढ लिया गया है। तभी गार्ड्स बच्चों को पकड़ने ही वाले होते हैं कि 11 अपने पावर से एक खिलौना कार उछाल देती है और सबको बचा लेती है। दोनों ग्रुप फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। लेकिन तभी 11 बेहोश हो जाती है। उसकी टांग में जो जख्म था वो अब जिंदा जैसा लग रहा था और अंदर कुछ हरकत कर रहा था। जॉयस हॉपर और मर्रे मॉल की तरफ जा रहे होते हैं बच्चों को ढूंढने। तभी 11 के पैर में जो माइंड फ्लेयर का टुकड़ा था वो हिलने लगता है और एल दर्द से चिल्ला उठती है। जॉनथन पास के रेस्टोरेंट से चाकू लेकर उसका जख्म खोलता है लेकिन दर्द सहन नहीं कर पाती और एल अपने पावर से खुद ही वो टुकड़ा बाहर खींच लेती है जिससे हॉपर आते ही अपने जूते से कुचल देता है। फिर बच्चे सबको अब तक की कहानी बताते हैं और सभी मिलकर ये तय करते हैं कि गेट को फिर से बंद करना होगा ताकि माइंड फ्लेयर को मारा जा सके। बॉमैन एलेक्सी की रशियन बेस की ब्लूप्रिंट्स दिखाता है लेकिन एरिका मजाक में याद दिलाती है कि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। डस्टिन कहता है कि वो डक्ट्स के रास्ते अंदर जा सकते हैं और खुद साथ चलने की बात करता है लेकिन हॉपर मना करता है। तब डस्टिन अपने सेरिब्रो मतलब रेडियो टावर के जरिए मदद करने का प्लान बनाता है। डस्टिन फिर माइक, विल और लूकस से अपनी दोस्ती की दूरियां मिटाता है और सभी हॉपर की चुराई हुई गाड़ी सेरिब्रो की तरफ ले जाते हैं। जॉयस विल को और हॉपर 11 को गुड बाय बोलते हैं और हॉपर माइक से कहता है कि खुद का ध्यान रखना। जैसे ही नैन्सी बाहर जाती है उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ हुई है और बिली उसका पीछा करते हुए वहां पर खड़ा था। सब वापस अंदर भागते हैं। जैसे ही एलिवेटर बेस में पहुंचता है गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन बॉमैन रशियन बोलकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और हॉपर सबको मार डालता है। गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और सबको पैदल चलना पड़ता है और माइक मॉल में फंसे होने का मैसेज भेजने की कोशिश करता है। जॉनथन को वो गाड़ी दिखती है जिसमें 11 ने रशियंस को मारा था और उसे लगता है उसमें नैन्सी की गाड़ी का पार्ट हो सकता है। 11 उसे पलटने की कोशिश करती है लेकिन उसके पावर्स काम नहीं करते। बड़े लोग खुद को रशियंस बनाकर डक्ट्स में जाते हैं और बॉमैन को डस्टिन और एरिका सेरिब्रो से गाइड करते हैं। बच्चे मिलकर गाड़ी पलटते हैं और जॉनथन और नैन्सी उसमें से पार्ट निकालते हैं। 11 न्यू कोक क्रश करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी पावर नहीं आती। विल को गले में फिर से कुछ महसूस होता है और मैक्स को माइंड फ्लेयर मॉल की ग्लास छत पर चलता हुआ दिखाई देता है जो तुरंत छत तोड़कर अंदर आ जाता है। रशियंस बेस में घुसते हैं और हॉपर बच्चों की चिंता जाहिर करता है। जॉयस उसे डिनर का वादा करती है अगर वो बच गए तो। डस्टिन, एरिका और बॉमैन बेस में आगे बढ़ते हैं। स्टीव मॉल की लाइट्स खराब होती देखता है और डस्टिन सबको कॉल करता है लेकिन माइंड फ्लेयर माइक का सुपर कॉम फेंक देता है और सब छुप जाते हैं। डस्टिन स्टीव और रॉबिन को सुपर कॉम देता है और वो सब बच्चों
बच्चों को बचाने निकलते हैं। माइक, 11 और मैक्स पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं पर माइंड फ्लेयर उन्हें सुन लेता है। लूकास अपनी रिस्ट रॉकेट से ध्यान भटकाता है और नैन्सी, विल, जोनाथन उसे मॉल से बाहर ले जाते हैं। बॉमैन बेस में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और चाबी को डीएक्टिवेट कर देता है। जॉयस और हॉपर शटडाउन कीज के पास पहुंचते हैं पर एलेक्सी का कोड काम नहीं करता। डस्टिन सेरिब्रो से फ्रीक्वेंसी बदलता है और सूजी को कॉल करता है। सूजी प्लैंक कांस्टेंट बताने से पहले नेवर एंडिंग स्टोरी गाने की जिद करती है। डस्टिन मजबूरी में उसके साथ गाना गाता है, फिर वो नंबर बता देती है जिससे कि सेफ खुल जाता है। बिली अपनी जली हुई गाड़ी से निकलता है और 11, मैक्स और माइक को फिर से मॉल में पकड़ लेता है। मैक्स उसे याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्चों को बेहोश कर देता है और 11 को घसीट कर फूड कोर्ट में ले जाता है। माइंड फ्लेयर उसे भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है लेकिन बाकी बच्चे फायरवर्क से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रशियन और हॉपर दोनों में फाइट हो जाती है और हॉपर उसे मशीन में फेंककर मार डालता है लेकिन खुद मशीन के पास फंस जाता है। जॉयस दोनों कीज एक साथ खींचने के लिए कपड़ा बांधती है। हॉपर इशारा करता है और जॉयस ना चाहते हुए भी गेट को बंद कर देती है। गेट बंद होते ही माइंड फ्लेयर मर जाता है और हॉपर भी गायब हो जाता है। बिली एल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और मैक्स से माफी मांगता है और फिर मर जाता है। बॉमैन और जॉयस डक्ट से भागते हैं और डस्टिन, एरिका बाहर हेलीकॉप्टर्स को आते हुए देखते हैं। सैम ओवेंस की अगुवाई में आर्मी स्टारकोर्ट में आती है और जॉयस और बॉमैन को बचा लेती है। जॉयस विल और 11 से मिलती है और 11 को समझ आता है कि हॉपर अब नहीं रहा। 3 महीने बीत जाते हैं। स्टारकोर्ट जलने की घटना मीडिया में छा जाती है और माइंड कंट्रोल लोगों की मौत उसी हादसे पर डाल दी जाती है। हॉपर को हीरो घोषित किया जाता है और मेयर लैरी उसे तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टीव और रॉबिन अब एक वीडियो स्टोर में काम करने लगते हैं। विल का परिवार और 11 अब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहे होते हैं। मैक्स और लूकस डस्टिन को फिर से गाना गाकर चिढ़ाते हैं। विल अपनी D&D बोर्ड माइक को दे देता है और एरिका को डस्टिन और लूकस खुद की बोर्ड गिफ्ट करते हैं। जोनाथन और नैन्सी अपना रिश्ता खत्म करते हैं। 11 अपने पावर्स वापस लाने की कोशिश करती है और माइक से थैंक्स गिविंग पर मिलने का वादा करती है। 11 बताती है कि उसे केबिन में माइक का आई लव यू सुनाई दिया था और वो भी उससे प्यार करती है। जॉयस को हॉपर का एक लेटर मिलता है जो उसने 11 और माइक के लिए लिखा था, जिसमें वो 11 को अपनी बेटी जैसा मानता है और उसे ताना मारते हुए कहता है कि दरवाजा हमेशा 3 इंच खुला रहना चाहिए। 11 वो लेटर पढ़कर रोती है और जॉयस से कहती है कि अब वो जाने के लिए तैयार है। सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और विल का परिवार 11 के साथ हॉकिंस शहर छोड़कर चला जाता है। माइक आखिरी बार घर को देखता है और फिर अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर निकल जाता है। इधर मिड क्रेडिट सीन में रशिया के कामचाटका बेस में एक कैदी को डेमोगॉर्गन को खिला दिया जाता है लेकिन उससे पहले एक गार्ड दूसरे से कहता है कि अमेरिकन को मत ले जाना, जिससे हमें पता चलता है शायद हॉपर जिंदा है। खैर इसी के साथ सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।